वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में या फिर हमारे देश में जनजातियों से जुड़े हुए जो भी संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो ला चुका हूं जिसमें हमने मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनके सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की है। यह हमारी इस क्रम में हमारी यह दूसरी वीडियो है। जिसने भी ये वीडियो जो पहली वाली नहीं देखी है वो पहली वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं जो अपनी इस वीडियो है उसमें जो प्रेक्षाधाम पुस्तक का द्वितीय संस्करण आया हुआ है अभी 2025 नवंबर में, उसका मैं अवलोकन कर रहा हूँ अपनी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिसके पास में अगर पहले वाला संस्करण भी है तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं तो वो इससे भी पढ़ सकता है। अगर आपको नई बुक लेके आना है तो ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीडियो में हम जनजातियों से जुड़े हुए जो शैक्षणिक प्रावधान है, सामाजिक प्रावधान है, राजनीतिक प्रावधान है, विधिक प्रावधान, संस्थागत प्रावधान, अन्य प्रावधान, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारे संवैधानिक रूप से भी हैं और एवं हमने जो विधान बनाए हैं उन रूपों में भी हमें देखने को मिलते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि अभी जब एफएसओ का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि शिक्षा एवं संस्कृति से जुड़े हुए प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं। तो उसमें जो ऑप्शन था उसका आंसर था 46। अनुसूचित जनजातियों के दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षणिक व आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जो प्रावधान किए गए हमें डीपीएसपी में वो इसमें दिए गए हैं। तो हम पहले क्रम से पढ़ लेते हैं। जो हमारे मूल अधिकार हैं उनमें इसमें दिया हुआ है जो अनुच्छेद 15 आता है उसमें यह बताया जाता है कि किसी भी को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र के लिए होता है। किसके लिए होता है? शिक्षा के लिए। और आर्टिकल जो 16 होता है वो होता है लोक अभियोजन, जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनसे संबंधित होता है। ठीक उसी प्रकार से 15(4) के अंतर्गत कहते हैं कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनके विशेष विकास के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। ऐसे अगला वाला है कि 16 लोक अभियोजन की अवसर की समानता दी जाएगी उनको। अनुच्छेद 29 कहता है कि उनकी जो भी भाषा है, लिपि है, बोली है, उस संस्कृति की सुरक्षित कर सकेंगे वो। इसके साथ में कुछ माइनॉरिटीज़ भी आती हैं, उनको भी अपनी भाषा एवं लिपि आदि को संरक्षित करने का अधिकार आर्टिकल 29 के तहत दिया जाता है। 46 मैंने आपको बता दिया कि उनके लिए शिक्षण और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कहाँ पे प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत किया गया है। उसके साथ में हमने इससे पहली वीडियो में हमने बताया था आपको कि अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसकी घोषणा कौन के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन किसकी सिफारिश पर की जाती है? 244(1) के अंतर्गत जो हमने पढ़ा था। तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है और एवं जनजातियों के क्षेत्रों में प्रशासन की बात करता है। उसके बाद में जब हम भाग 17 में जाते हैं तो भाग 17 के अंतर्गत हमें भाषा के बारे में देखने को मिलता है कि हमारी जो राजकीय भाषा क्या होगी उसके बारे में जानने को मिलता है। 243 से लेके 251 का तक हमें, तो उसमें जो हमारा 350 है उसमें प्राथमिक शिक्षा पर जो दी जाएगी ना वो मातृभाषा में दी जाएगी, चाहे जनजातियां हो या कुछ हो। हमारे मध्य प्रदेश पाठ्यक्रम में जो बोर्ड का पाठ्यक्रम है उसमें गोंडी भाषा को सम्मिलित कर लिया गया है। आगे चलते हैं हम। ये हमारे शिक्षा एवं संस्कृति से जुड़े हुए प्रावधान थे। अब पढ़ेंगे हम सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए क्या क्या प्रावधान है। तो क्या है सामाजिक सुरक्षा से प्रावधान? कि हमारा अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया। इसके लिए हमारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लेके आए गए थे। जब हमारा 2019 तक जब पेपर हुआ करते थे एमपीपीएससी के, तो उसमें हमें 3 एक्ट पढ़ना पड़ते थे प्रीलिम्स के लिए। कौन कौन से थे वो? एक था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, SC/ST एक्ट 1989 और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, वो पढ़ना पड़ते थे। लेकिन अब वो सिलेबस से जैसे ही 2020 में सिलेबस चेंज हुआ था परीक्षा के लिए तो उसमें से वो हटा दिए गए थे, उसकी जगह आयोग जोड़ दिए गए थे। फिर जब हमारा 2024 की परीक्षा के लिए सिलेबस चेंज हुआ तो 10 यूनिटें आ गई थी। इस प्रकार से क्या है, परिवर्तन होता रहता है। लेकिन आज भी आयोग हमें हमारी जो पॉलिटी वाला जो चैप्टर है उसमें हमें भी आज भी देखने को मिलता है, जो हमारी यूनिट 5 है। इसमें क्या है, अस्पृश्यता का अंत होगा। बिल्कुल किसी प्रकार के आप किसी के साथ में खाना खाने या उसको खाना ना खिलाने की मना नहीं कर सकते, आप जो भी संस्थान चलाते हैं, कोई भी संस्थान क्यों ना हो। उसके बाद में अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कहा गया है कि उसका आप व्यापार नहीं करोगे और उनसे बलात् श्रम नहीं कराओगे। इसी के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों से
आप पूर्णतः प्रतिबंध किया गया, आप उनसे जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करा सकते। ठीक है, ये जो आर्टिकल 24 है उसके अंतर्गत। और इसमें आप बलात्कार जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। इसमें जो बालकों का श्रम है वो निषेध किया गया, पूर्णतः निषेध की बात की गई है। पीएससी में शायद 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था। तो देखो क्वेश्चन ऐसे ड्राइव होते हैं और हम क्या करते हैं, इधर भग रहे हैं, बड़ी बड़ी बुकें पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं, एक कोई बुक पढ़ो, 10 बार पढ़ो, आप कहीं उससे बाहर नहीं जाती चीज़ें। और बहुत सारी चीज़ें आजकल सम्मिलित हैं। देखो यहाँ पे पॉलिटी की बहुत सारी चीज़ें जो क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं वो यहाँ से भी आ जाते हैं। हम कहेंगे कि वो पॉलिटी के क्वेश्चन है, लेकिन वो हम जनजाति में पढ़ रहे हैं तो उनसे जुड़े हुए प्रावधान भी हमें पढ़ना पड़ेंगे, तो हम इस वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद में राजनीति से जुड़े हुए क्या क्या प्रावधान है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है किसमें, ये भारत के सभी नागरिकों को है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 के तहत या फिर 19 के तहत। उसके बाद है हमारी जो पंचायती राज्य होते हैं उनमें 243 के अंतर्गत आरक्षण की बात की जाती है, 243 डी के अंतर्गत किसके आरक्षण की बात की जाती है। उसी प्रकार से जो हमारे ये 4 राज्य हैं, कौन से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, इसमें जब मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है ना केंद्र में, उस राज्य में 164 के तहत किया जाता है, केंद्र में किया जाता है 75 के तहत, कौन कौन सा मंत्री कैसे बनाया जाएगा। तो इसमें ये बताया गया है कि 164 एक के अंतर्गत एक जनजाति कल्याण मंत्री पृथक जनजाति मंत्रालय का गठन किया जाएगा। इसी के साथ ही 243 टी के अंतर्गत नगर पालिकाओं में आरक्षण की बात की गई। यहाँ पे किसकी बात की गई थी, नगर पंचायतों में। यहाँ पे किसमें बात कर दी गई, हमारी नगर निकायों में। 275 में यही अनुसूची जो हमारी 5 है, 5 सभी राज्यों पर लागू होती है मुख्य रूप से, जहाँ के लिए घोषणा की गई है। और 6 जो अनुसूची है वो होती है एटीएम मशीन, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। एटीएम मशीन जिसको हम बोलते हैं, ऐसे याद कर लिया जाता है एटीएम मशीन के नाम से। तो उसमें जो विशेषीकृत राज्य हैं उनको अनुदान देने की बात की जाती है 275 के अंतर्गत, अनुच्छेद 275 के अंतर्गत। 330 के अंतर्गत क्या है, तो हमारी जो लोकसभा है उसमें आरक्षण की बात की गई है। मध्य प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटें, 6 सीटें आरक्षित की गई हैं। और इसके बाद में 232 के अंतर्गत की जाती है। देखो 231 होता था ना, 331 सॉरी, 331 के अंतर्गत पहले आंग्ल आंग्ल भारतीयों के लिए सीट रिजर्व थी, अब उसको क्या हटा दिया गया है। हमने जैसे ही संविधान संशोधन किया उससे उनको सीटों को हमने हटा दिया गया है। और फिर उसके बाद में 232 में 332 में क्या है, जो हमारी विधानसभाएं हैं, तो हमारे यहाँ पे विधानसभा में कितनी सीट आरक्षित हैं, 47 सीट आरक्षण है किसके लिए, एसटी समुदाय के लिए। और 342 के अंतर्गत इन समुदायों से जुड़ी हुई राष्ट्रपति क्या कहता है, विशेष इन राज्य विशेष के लिए क्या कर सकता है, अनुसूचित जाति समुदायों से जुड़ी हुई लोक सूचना जारी करता है। यहाँ पे भी इनको परिभाषित भी कर दिया जाता है, कहीं कहीं तो पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 242 किससे संबंधित है, तो 242 संबंधित है एसटी समुदाय के लिए विशेष सूचना से। 341 किससे संबंधित है, सॉरी मैं 242 43, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि मैं कितना बोल रहा हूँ, 342। कुछ मैं गलत बोल चुका हूँ इससे पहले, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारता हूँ। 342 के तहत राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए विशेष सूचना जारी करता है। 341 के तहत एससी समुदाय के लिए जारी करता है, 341 के तहत। और 340 के तहत ओबीसी समुदाय के लिए विशेष सूचना जारी करने का अधिकार उसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अगले प्रावधानों के बारे में देख लेते हैं। ये हमारा 1996 में पेशा एक्ट आया था। पेशा एक्ट का अर्थ ये था कि देखो सब 1993 में हमने 73वां संविधान संशोधन किया, तो हमने पंचायतों का एक्सटेंशन जो नॉर्मली राज्य थे उनमें लागू कर दिए गए। बट जो जनजातियों से जुड़े हुए राज्य थे, उन और जो जनजातियों से जुड़े हुए क्षेत्र थे उनमें पंचायतों का एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनकी कुछ मान्यताएं थी। उसके लिए हमारे यहाँ पे 15 नवंबर, मध्य प्रदेश की बता रहा हूँ मैं आपको, 15 नवंबर 2022 में पेशा लागू किया गया। कब लागू किया गया है, इसलिए उस समय पेपर में पूछा गया था, कई पेपरों में आया था कि पेशा, फॉरेस्ट मैंस वगैरह में पूछा गया था कि फॉरेस्ट मैंस का तो बहुत फेवरेट है ये। तो कि कब लाया था, कब लागू किया गया था, इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ें। देखो हमें अंदर की धाराएं नहीं पढ़ना है, क्योंकि धाराएं नहीं आएंगी हमारे परिप्रेक्ष्य, लेकिन हमें जो ऊपर ऊपर की चीज़ें वो जरूर पढ़ेंगे। हम धाराएं बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे इसमें, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। और जो प्रावधान मुख्य थे वो हमने आपको बता दिए हैं। तो सबसे पहले पेशा एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, पंचायत राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज, पंचायती राज्यों का अनुसूचित जाति क्षेत्रों में हमें प्रसार करना था। तो क्या हो गया, पेशा इसका 1996 में आया। लागू कब हुआ, 24 दिसंबर 1996 में ये लागू हुआ। पूरा नाम इसका ये हो गया। वर्तमान में कितने राज्यों में लागू है, देखो सीधा क्वेश्चन बनेगा, तो वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है। कौन से हैं हमारे, देखो मध्य प्रदेश के आसपास वाले ही होंगे, और जिनके आसपास सब जिस नाम बोले जाएंगे उनके आसपास वाले हैं, जैसे मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, गुजरात हमसे लगा हुआ है, महाराष्ट्र हमसे लगा हुआ है, राजस्थान हमसे लगा हुआ है। ठीक, अब उसके बाद हम पकड़ लो, देखो जो पहले मध्य प्रदेश के पार्ट हुआ करते थे पास में, आंध्रा भी हुआ करता था, उड़ीसा भी हुआ करता था, और झारखंड आंध्रा से अलग हुआ वो है। उस समय पे झारखंड भी मध्य प्रदेश से सीमा लगाता था 2000 से पहले। बस एक नया याद करना है हमें, कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और तो ये सब हमारे क्या राज्य के आसपास वाले क्षेत्र हैं। और ये किसके लिए, किसकी समिति पे आया था? तो पेशा एक्ट आया था, ये गोपाल सिंह भूरिया लिखा हुआ है, कहीं पे दिलीप सिंह भूरिया, शायद ये मिस्टेक भी हो सकती है। तो क्या दिलीप सिंह भूरिया भी देख लीजिए, आगे शायद हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट हो गई, मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट हो गई, बस 1 मिनट। ध्यान रखिए, इसको दिलीप सिंह भूरिया करना है, आपको क्या करना है? दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर आया था पेशा अधिनियम, ये जी गोपाल सिंह जी नहीं है, दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर आया था। इसको सुधार लीजिएगा पुस्तक में। ठीक है, 1994 में हम लेके आए, और इसको क्या किया, हमारे यहाँ पे लागू किया गया कब? 24 दिसंबर 1996 में। इसके कुछ उद्देश्य हैं, उनको जान लेते हैं हम, क्या उद्देश्य हैं? अनुसूचित जाति या अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिकार देना, जैसे जल जंगल जमीन, इनकी क्या हमेशा लड़ाई रहती थी। अगर नक्सलवाद भी उस समय स्टार्ट हुआ था तो क्यों हुआ था? क्योंकि मुख्यतः जो जनजातीय क्षेत्र थे उनसे ये स्टार्ट होता था। ठीक है, पशुपति से लेकर तिरुपति, और ये वही वाला बेल्ट आता था पूरा, जो तिरुपति से लेकर पशुपति वाला जो बेल्ट है ना, वो सब यही वाला बेल्ट था। ये हमारा यहाँ पर नेपाल वाले क्षेत्र में, तो ये वाले बेल्ट में पूरे में फैला हुआ था ये। तो ठीक है, यहाँ पर पशुपति है और यहाँ पर तिरुपति है आंध्रा में। ठीक है, शेषाचलम की पहाड़ियों में, तो ये वाले पूरे बेल्ट में ये नक्सलवाद फैला, तो उनकी भी यही मांग थी, जल जंगल जमीन। तो स्थानीय जो आदिवासी हैं उनको नियंत्रण देना। ठीक है, सॉरी। अगला है परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार शासन को अधिनियम को शासन का अधिकार देना। जो उनके अपने हिसाब से जो भी पुरागत चीज़ें चली आ रही हैं, तो उनके हिसाब से आप अपने क्षेत्र को कैसे शासन करोगे, उसकी उनको अधिकार प्रदान करना है। इसके साथ ही अन्य प्रावधान मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, वो कि कब लागू किया गया मध्य प्रदेश में? 15 नवंबर 2022 में, क्योंकि हमारे यहाँ पर जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाने लगा था? 2021 में घोषणा हुई थी। 2021 में किसकी जन्मदिन मनाया जाता है इस दिन? इस दिन बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो उसके यहाँ पे भारतीय जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा हुई थी। तो उसके अगले ही वर्ष हमारे यहाँ पे 2021 में घोषणा होती है, और 2022 से हमारे यहाँ पे इसको लागू कर दिया गया, और इसे हम लागू करने वाले 10वें देश बने। इससे जुड़े हुए वही पुराने फैक्ट कि हमारे यहाँ पे जनजातीय विकास खंड कितने हैं? 89। सबसे ज़्यादा कहाँ है? धार में। धार कहाँ है? इंदौर संभाग में। सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएंगे फिर? इंदौर संभाग में हो जाएंगे। पेशा नियम मध्य प्रदेश के कितने जिलों में लागू है? तो पाडोना को मिलाकर 21 जिलों में लागू है, क्योंकि पाडोना अभी हाल ही में 23 में ही अलग हुआ है, 5 अक्टूबर 23 को। इसके साथ ही किसने लागू किया? उस समय पे हमारे जो मंगू भाई पटेल थे, उनकी सिफारिश पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा लागू किया गया। तो मैंने क्या बताया आपको? सिफारिश करते हैं हमारे राज्यपाल, लागू करेंगे राष्ट्रपति। आगे देख लेते हैं। अब इसको जब हमने जो पेशा अधिनियम अपने यहाँ पे लागू करने की बात की, तब इसको कितने वर्ष हो चुके थे? 1996 से 2021 तक कितने वर्ष पूरे हो चुके थे इसको? 25 वर्ष पूरे हो चुके थे। आगे चलते हैं, इसमें जो और मुख्य प्रावधान है, इसके लिए जो राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया था। और राज्य स्तरीय पेशा महासम्मेलन कब कहाँ किया गया? उमरिया में किया गया। हमारे राज्य स्तरीय है, क्योंकि जितनी सभी पंचायत विकास खंडों के लोग पहुंचे होंगे वहाँ पे 89 के, और वहाँ पे कहाँ पे किया गया? उमरिया में। ये हमारे लिए आईएमपी हो जाता है, ये पेपर में हमारे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि राज्य स्तरीय पेशा अधिनियम महोत्सव कहाँ पर या महासम्मेलन कहाँ पे किया गया। तो इसको आप आईएमपी कर लीजिए और अपनी पुस्तक में इसको डिनोट कर लीजिए। तो 4 जून 2025 में उमरिया के पाली में आयोजित किया गया। कहाँ किया? मुख्य रूप से उमरिया ही देगा, लेकिन आप अंदर तक पढ़ लो तो उमरिया जिले के पाली में आयोजित किया गया था। अब एक हम ऊपर से पढ़ लेते हैं सतही, कि देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कि पेशा एक्ट में कितने अध्याय हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कितने अध्याय दिखाई दे रहे हैं हमें। तो 14 अध्याय दिखाई दे रहे हैं, बस इतना याद कर लो। देखो सभी चीज़ें हम नहीं याद कर पाएंगे, हम इनको पढ़ने जाएंगे अभी सब कुछ भूल जाएंगे, इसलिए हम ये सब नहीं पढ़ाएंगे आपको। और जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, वो जो फॉरेस्ट वाले होंगे ना, जो फॉरेस्ट मेंस में, तो हम इसको अच्छे से कराएंगे, क्योंकि पूरी एक यूनिट आती है उसमें। तो देखो उससे जुड़े हुए कुछ प्रावधान जो कि कब के हैं, ये 15 फरवरी 2024 के कुछ हैं। जैसे कि पेशा कितने राज्यों में लागू है? 10 राज्यों में। पेशा के जिले कितने हैं?
हमारे यहाँ पे 21 है, और अगर जो 10 राज्यों को मिला लिया तो 665 हो जाएंगे। पूरी पंचायतें कितनी आ जाती हैं? 2,55,197। पैसा गांव कितने हैं? 77,000। और पूरी तरह से पेशा में कवर किए गए जिले, मतलब पूरे जिले उसी के अंतर्गत आते हैं, कोई अन्य नहीं है, तो कितने हैं? 45। और आंशिक रूप से कवर किए जाते हैं वो कितने हैं? 63। आगे चलते हैं हम, ये चीज़ें याद रखें। देखो हम सभी अध्याय नहीं कराएंगे, वो अपने मतलब के भी नहीं है, क्योंकि जो अपन जो मेन चीज़ है वो भी अभी अपन क्या करेंगे? भूल जाएंगे। तो इतना हमें याद। अब आते हैं हम, जो मैंने आपको बताया था कि जो पहले 2019 तक जो पेपर हुए थे एमपीपीएससी के, तो उसमें SC ST एक्ट आता था, ठीक है, 1989। क्या आता था? 1989। इसको यहाँ पे सही कर लेना है, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है हल्की सी। 1989 कर लेना है हमको। लागू कब हो गया था? ये 30 जनवरी को लागू हो गया था। आज विस्तारित पूरे हमारे किसमें है? देश में है। उसकी कुल धाराएं कितनी है? 23 हैं। कुछ अध्याय कितने थे? ये हमारे लिए IMP हैं, इनको हमें याद करना ही है। आया कब? 11 सितंबर 1989 को। लागू कब हुआ? 30 जनवरी 1990 को। उसके साथ में विस्तार कहाँ है? पूरे भारत में है। कुल धाराएं कितनी है? 23 हैं। अध्याय कितने हैं? 5 हैं। पेशा एक्ट में अध्याय कितने थे? 14 थे। तो हमें ऐसे इसको इतना ओवरव्यू हमें रखना ही पड़ेगा। उसके बाद हम एक बार इसको सरसरी निगाह से देख लेते हैं। किसी भी अधिनियम की जो पहली धारा होती है उसमें उसके नाम के बारे में बताया जाता है, और दूसरी जो धारा होती है उसमें परिभाषाओं के बारे में बताया जाता है। इसमें हमारे लिए ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, बस एक दो तीन एक्ट हैं वो हमें करना है कि राज्य द्वारा कब सामूहिक जुर्माना के लगाया जाएगा, तो कब लगाया जाएगा? 16 धारा 16 के अंतर्गत, अगर इतना याद कर सको तो। उसके बाद में अन्य जो पूछा जाएगा कि धारा 22 के अंदर सद्भावना पूर्वक, जब उस समय पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था कि किस में सद्भावना पूर्वक कार्य किया जाएगा, और एक केंद्र सरकार को वित्तीय वर्ष संसद के समक्ष कब प्रस्तुत करना पड़ेगी रिपोर्ट, तो धारा 21 के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रति वर्ष संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ेगी। बस इतना ही याद करना है, ज़्यादा करेंगे हम भूल जाएंगे। अभी भी फिर से कह रहा हूँ मैं कि जब हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, आप पढ़ोगे परेशान हो जाओगे। उस समय पर लोग जब पढ़ते थे ना तो उनको रटना पड़ता था इन सब चीज़ों को पूरी को, क्योंकि ये पेपर में किसी भी धारा से क्वेश्चन पूछे, हमारे में इतना नहीं आएगा। हमारे में पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो कि यह कब आया था, या कितनी धाराएं इसके अंतर्गत, किससे संबंधित है, ये सब चीज़ें। और ये जो टाइपिंग मिस्टेक है इसको आप थोड़ा सुधार लीजिएगा। टाइपिंग नहीं, मतलब बुक में थोड़ा प्रिंट की दिक्कत आ गई, इसको कब करना है? 1989 करना है। उससे पहले भी वहाँ पर दिलीप भूरिया जी कर लीजिए, गोपाल सिंह भूरिया लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या कर देना? दिलीप सिंह भूरिया कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। अब है हमारे पास में मध्य प्रदेश गोवध प्रतिषेध अधिनियम 2004। देखो हमारे यहाँ पे क्या गौ कैबिनेट का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे यहाँ पे गौवध प्रतिषेध अधिनियम भी था। तो इस प्रतिषेध अधिनियम की मुख्य बातें क्या है कि ये सब तो एक सेकेंडरी हो जाती है कि अधिनियम लागू कब किया गया, मुख्य चीज़ आ जाती है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये नहीं पूछेगा आपको, ये बहुत ही डीप हो जाएगा, कई लोग नहीं बता पाएंगे, इसको गलत कराएंगे कि हमारे यहाँ पे कब लागू हुआ। तो ये 29 मार्च 2004 को हमारे यहाँ पे लागू होता है। विस्तारित कहाँ है? पूरे मध्य प्रदेश में। टोटल धाराएं कितनी हैं? तो 18 धाराएं। इतना तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अगर आपसे बात हो जाए, याद हो जाए चीज़ें, तो उसके बाद में हमें कुछ चीज़ें याद करना है, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी आपको। धारा पहली में आपको संक्षेप नाम मिलेगा, धारा दूसरी के अंदर परिभाषाएं मिलेंगी। इसमें हमें याद करना है कि पशु शिक्षक अधिकारी की नियुक्ति किसके तहत की जाती है, तो धारा 3 के अंतर्गत पशु चिकित्सक चिकित्सक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। साथ में उसके बाद में क्या है, धारा 10 कि जो गौवंशों के परिवहन के लिए एक अभिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने का प्रावधान है, जो क्या 2019 में संशोधन करके जोड़ा गया धारा 10 के अंतर्गत। और सब चीज़ें अगर आपसे याद हो जाएं तो है, नहीं तो मत करिएगा। बस इतनी ही याद कर लिया हमने, तो वो बस इतना कब आया था? 2004 में आया था। लागू कब हुआ था? तो 29 मार्च 2004 में लागू हुआ था। राज्यपाल की अनुमति अगर 26 मार्च याद हो जाए तो कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, एक नई डेट है हमारे लिए। तो इतना ही। और गौ कैबिनेट गठित करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। इतना हो गया। अन्य चीज़ें हैं इसमें कि जांच का जो पुलिस अधिकारी व सक्षम अधिकारी द्वारा जांच के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। सद्भावना पूर्वक कार्य करने पर आपको वही संरक्षण प्रदान किया जाएगा। कल्याणकारी संस्थाओं को मान्यता प्राप्त प्रदान करने का प्रावधान है इसी संबंधित।
2009 में वो अभिवहन, वही उसको परिवहन करने के लिए अनुज्ञा पत्र जारी करने का प्रावधान संशोधन किया गया। 2002 में इनके लिए नियम बनाए गए। देखिए कोई भी अधिनियम जब आता है ना, तो उसको संचालित करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि जो मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 है, उसके तहत नियम कब बनाए गए, तो 2012 में नियम बनाए गए। और यही गोवंश कैबिनेट बनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य देश का। उसके बाद मध्य प्रदेश की गौशालाओं को अब क्या बोला जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो गौ मंदिर बोला जाएगा। सुसनेर में सबसे पहली गौशाला बनाई गई थी हमारी, सुसनेर, आगर मालवा सुसनेर में पहली गौशाला बनाई गई थी। अब तो कई जगह बनाई जा रही हैं, जैसे कि इंदौर है और रीवा वाला क्षेत्र है। अभी ग्वालियर में बनाई गई, बड़ा गांव क्षेत्र में, वहाँ पे एक बायो इथेनॉल मेथनॉल प्लांट भी लगाया गया है। तो एक सबसे बड़ी जो अभी गौशाला है राज्य की, तो वो कहाँ ग्वालियर में ही बनाई गई है। तो ये हमें हमारे करंट अफेयर्स के रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब है वन अधिकार संरक्षण अधिनियम। देखिए कुछ अधिनियमों की टाइमिंग पूछ लेते हैं, ये तो पेपर में पूछा ही जा रहा है। ये अभी जो एफएसओ का एग्जाम हुआ उसमें, उसके बाद में एमपी एमपीपीएससी एसआई आरटीओ का एग्जाम हुआ, उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है, वन अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया, 2006। वन अधिकार संरक्षण का नियम कब आया, 2006, या फिर 2006 में कौन सा अधिनियम आया, तो उसके नीचे जो आंसर लिखा हुआ था। 2025 में भी प्रीलिम्स में भी यही क्वेश्चन पूछा था। तो हमें इसको थोड़ा इसका भी ओवरव्यू एक बार लेके चलना है। तो ओवरव्यू में क्या है, यही जो ये पॉइंट लिखे हुए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंदर तक हमें जब जाना है, जब हम किसी विशेष जैसे फॉरेस्ट मेंस की तैयारी करेंगे, जबकि हमारे लिए यही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि हम SC/SC एक्ट में कितने हो रहे थे, ये कुल अध्याय 5 हो रहे थे, धाराएं 23 हो रही थी, इसमें कितनी है, 6 अध्याय हैं और 14 धाराएं हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पूरा नाम क्या है। ST एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006। देखो कुछ लोग क्या है, किसी एक स्थान पर बहुत समय से ले रह रहे थे, लेकिन उसी समय पे क्या होता है, हम नेशनल पार्क या नेशनल अभ्यारण्य घोषित कर देते हैं। तो क्या होता है, इनके जो पुराने अधिकार थे वो समाप्त हो जाते थे। लेकिन सरकार ने देखा कि ये तो बहुत अनुचित हो रहा है, तो उनके लिए 2006 में यह एक्ट लेके आया गया, वन अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो उसमें क्या हुआ कि अगर आप वहाँ रह रहे हो, तो आपको एक भूमि प्रदान की जाएगी, और उसके बाद में और भी आपको चीज़ें वन से लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसलिए ये एक्ट लेके आया गया कि उनके अधिकार हैं, क्योंकि वो परंपरागत रूप से वहीं रह रहे हैं। उसके बाद में ये लागू होने की तिथि कब थी, 31 दिसंबर 2007। ये पूरे देश में लागू होने की तिथि थी, लेकिन मध्य प्रदेश ने कब लागू किया, या देश के किसी छोर में ये लागू हो गया था, कब लागू हो गया था, 31 दिसंबर 2007 को लागू हो गया था। उसके जस्ट अगले दिन बाद 1 जनवरी 2008 में कहाँ पे लागू हो गया, ये मध्य प्रदेश में लागू हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि वन अधिकार अधिनियम 2006 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ, तो कब लागू हुआ, 1 जनवरी 2008 को। ये IMP है हमारे लिए। विस्तार कहाँ है, संपूर्ण मध्य प्रदेश, संपूर्ण भारत में है। और उसके बाद में अध्याय कितने हैं, 6 हैं। कुल धाराएं कितनी है, 14 हैं। इससे पहले अध्याय हमने किस में देखे थे, जो हमारा पैसा एक्ट था उसमें कितने थे, 10 अध्याय थे। हमारा SC/SC एक्ट था उसमें कितने थे, 5 अध्याय थे। और इसमें कितने हैं, इसमें 6 अध्याय हैं। ठीक है, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके अलावा इसमें कुछ परिभाषाएं दी हैं या विशेष तथ्य हैं, उन पे हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। इसमें हमारे तथ्य हैं कि अनुसूचित जनजातियों के से तात्पर्य ऐसे जो ST समुदाय हैं, एवं अन्य परंपरागत वन निवासी से क्या तात्पर्य है, जो ST नहीं है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति कौन है, जो ST समुदाय है। और अन्य परंपरागत निवासी कौन है, जो ST समुदाय नहीं है। कोई भी रह रहा हो, OBC जनरल जो भी रह रहा हो, तो उनमें अगर वो लंबे समय से वहाँ रह रहा है, तो उनको भी कुछ अधिकार प्रदान किए जाएंगे। इसमें दिया है कि इस अधिनियम की धारा 3 में क्या दिए गए हैं, वन अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्या दिया गया, वन अधिकारों का वर्णन किया गया है। व्यक्तिगत वन अधिकार क्या होंगे, क्या होंगे, वन भूमि का जीविका हेतु, खेती हेतु पट्टा। अगर आपके लिए कोई जीविका का साधन नहीं है, तो आपको वहाँ पर पट्टा प्रदान किया जाएगा। मैंने कहा था आपसे, आपको कुछ क्या भूमि प्रदान की जाएगी। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है हमारे लिए। छोटी छोटी परिभाषाएं। सामुदायिक वन अधिकार क्या होगा, समुदाय का, एक किसी व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत विशेष है स्वयं की जीविका के लिए। समुदाय में हम किसी जगह चारागाह होगा, बांध होगा, खेल के मैदान होंगे, सड़क होगा, रास्ता होगा, सामुदायिक भवनों का निर्माण होगा, तो वो सब सामुदायिक वन अधिकारों के अंतर्गत आ जाएंगे। अब दोनों प्रकार के अधिकार क्या होंगे, जल जंगल जमीन। अवस्थिति कहाँ होगी इसकी, जंगल में होगी, जल पर होगी, और जमीन पर होगी। ठीक है, जंगल में जल और जमीन के अधिकार मिलेंगे, दोनों प्रकार के अधिकार, व्यक्तिगत हो या सामुदायिक हो। उसके बाद में इसमें बताया अब तक 2,75,000
352 से अधिक व्यक्तिगत अधिकार क्या किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। कितने? 2,75,352। और हमारे यहाँ पर देश में लगभग साढ़े इतने लगभग इतने करोड़ जनजातीय समुदाय से लोग पाए जाते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि उस समय एक सौ 121 करोड़ थी। अब तो क्या ये समुदाय बढ़ गया होगा। 2027 में जब भी आंकड़े आएंगे हमें, तो हमें ये दोबारा से हम पढ़ना पड़ेंगे जब भी, अगर जो लगातार, तब हम चाहते हैं कि ये भी सिलेक्ट हो जाए सभी, लेकिन जो जो उस समय पढ़ेगा तो उनको भी याद करना पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त 19,996 सामुदायिक वन अधिकार दिए गए हैं। ये तो व्यक्तिगत हो गए, अब एक पूरे समुदाय को कितने, तो 29,000, लगभग 30,000 के लगभग समुदायों को। वन अधिकार अधिनियम प्रदेश में अब तक 692 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित कर चुका है। पहले वो वन ग्राम हुआ करते थे, लेकिन इतना अच्छा काम किया उन्होंने, तो अब वो राजस्व ग्राम में संपरिवर्तित कर दिया गया है। इसके बाद वन अधिकार हेतु दस्तावेज 31 दिसंबर 2005 से पहले, क्योंकि उस समय क्या इसकी प्रोसेस बनने लगी थी 2006 में, तो इससे पहले जिसके पास भी वहाँ पर रहने के जो दस्तावेज थे, कब थी इसकी कट ऑफ डेट? 31 दिसंबर 2005 से पूर्व के जो भी दस्तावेज होगा, और उसकी लगभग 3 पीढ़ियाँ वहाँ निवास करती हूँ, 3 पीढ़ियाँ वहाँ निवास करती हूँ, उसको ये अधिकार प्रदान किए जाएंगे। या तो आप 75 वर्ष से वहाँ पर रह रहे हो, या फिर आपकी 3 पीढ़ियाँ वहाँ पर निवास करती हूँ, उनको ये अधिकार प्रदान किए जाएंगे। 2 पॉइंट हो गए। और कट ऑफ डेट क्या थी? 31 दिसंबर 2005, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से जनजातियों से जुड़ा हुआ है। और किसी को हमने डिटेल में इसलिए क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने की बहुत ही कम संभावना है। इसमें क्या छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं। अब उसके बाद में है वन अधिकार अधिनियमों को मान्यता के लिए नियम। मैंने आपसे पहले भी बताया कि किसी भी एक्ट को लागू करने के लिए या फिर धरातल पर लाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, उन नियमों के बारे में हमें कब इनको मान्यता कब दी गई? 2007 में मान्यता दी गई। एक्ट बन गया 2006 में, उसके बाद में लागू हुआ हमारे देश में, प्रारंभ हुआ 31 दिसंबर 2007 को। मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2008 को। उससे जुड़े हुए कुछ नियम बनाए गए 2007 में, तो वो नियम के बारे में बताया गया। प्रवर्तित कब हुए? 1 जनवरी 2008 में। में संशोधन भी किए गए, 2 बार संशोधन किए गए। एक महीने बाद में फरवरी में कर दिया गया 2008 में, फिर उसके बाद में लगभग 2.5 साल 4 साल बाद, 3.5 साल बाद फिर से परिवर्तन किया गया सितंबर 2012 में। और अभी विस्तार कहाँ है? वर्तमान में संपूर्ण देश में यह विस्तारित है। इसकी कुल धाराएं कितनी है? तो 15 धाराएं हैं। जो वन अधिकारों की मान्यता के लिए नियम बनाए गए थे, तो उसके 15 नियम या 15 धाराओं में दिए गए हैं। और इसके अगर हम बात कर ले टोटल धाराएं कितनी थी, तो 14 धाराएं इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। लेकिन वन अधिकारों की मान्यता के लिए जो नियम बनाए गए थे, उसमें कितनी हैं धाराएं? 15 प्रमुख हैं। साथ में ये कुछ धाराओं के बारे में बताया गया है, तो हमें क्या इतना नहीं याद करना है, ना ही हम याद कर पाएंगे। आगे चलते हैं हम। अब हमारे लिए आता है कि अनुसूचित जनजातियों से जुड़ी हुई कुछ संस्थाएं। तो सबसे पहले आयोग का गठन किया जा रहा है। तो 338 का के अंतर्गत एसटी आयोग का गठन किया जाता है, जो 89वें संविधान संशोधन के तहत अलग आयोग की गठन किया गया 2004 में। वही है 19 फरवरी 2004 में। यह एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। कोई भी जिसका वर्णन संविधान में है वो संवैधानिक कहलाएगा, और जो विधान के माध्यम से बनाया गया है और जिसका संविधान में नहीं है वर्णन, वो वैधानिक है। ये भी विधान के माध्यम से बने हुए हैं, लेकिन इनका वर्णन संविधान में मिलता है, इसलिए संवैधानिक कहलाएंगे। वही 89वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में इसका अलग से पृथक रूप से अलग कर दिया गया, गठन किया गया। वर्तमान में इनके जो अध्यक्ष हैं, तो अंतर सिंह आर्य जी हैं। कौन है? अंतर सिंह आर्य जी हैं। इसके साथ कितने सदस्य होते हैं? 1+5। सॉरी, टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। ऐसे होता है 1+1+3, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। उसके बाद में आ जाता है मध्य प्रदेश जी। क्या हो जाता है? ये पूरा है, किसका है? राष्ट्र का है। अब ये मध्य प्रदेश का आ जाता है। ये अंतर सिंह आर्य किसके हैं? राष्ट्रीय के। मध्य प्रदेश के कौन है? 1995 में गठन किया गया था अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत। 1995 में कब किया गया था? 29 जून 1995 में राज्य के अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था, जिसमें क्या होगा? 3 अशासकीय सदस्य होंगे, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा। 1+2 का कॉन्सेप्ट होता है। 3 अशासकीय सदस्य होंगे, जिसमें से एक क्या होगा? अध्यक्ष होगा। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जी वर्तमान में क्या हैं? हमारे राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या अंतर सिंह आर्य जी हैं,
और यहाँ पे कौन है, गजेंद्र राजू खेड़ी जी है। आगे देखते हैं हम, जनजातियों से जुड़ी हुई सलाहकार परिषद। मैंने इससे पहले भी बताया आपको कि 244(1) के तहत हमारे लिए एक परिषद का गठन किया जाता है। क्यों किया जाता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति से परामर्श देता है, तो वो किसकी सिफारिश को देता पहुंचाता है, जनजातीय सलाहकार परिषद की सिफारिश को राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। उसके आधार पर कोई भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है, हमारे राष्ट्रपति के पास होता है। तो वही इसका गठन कब किया गया मध्य प्रदेश में, 5वीं अनुसूची के तहत। क्योंकि 6वीं अनुसूची में तो 4 राज्य आ रहे हैं, एटीएम मशीन, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, तो वो आते हैं। और ये हमारे 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जिसमें क्या है, 13 दिसंबर 1977 में हमारे यहाँ जनजातीय परिषद का गठन किया गया, जो मध्य प्रदेश में, जो जनजातीय सलाहकार परिषद मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों में है। ठीक है, जो जिनके यहाँ पर कौन लागू था, जो हमारे जो जनजातीय पेशा एक्ट जो बनाया गया था वो 10 राज्यों में लागू था। उसी प्रकार से जनजातीय परिषद का गठन किया गया है, जो मध्य प्रदेश सहित अन्य 10 राज्यों में लागू है। कब हो रहा है इसका, 13 दिसंबर 1970 को गठन हो रहा है। और इसकी बैठक वर्ष में कितने बार होती है, 2 बार होती है। और पहली बैठक कब हुई थी, जस्ट स्थापना होने के बाद ही 1978 में इसकी हुई। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। और इसके सदस्य कितने होते हैं, 20 सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे और 20 इसके सदस्य होंगे। तो हमें याद रखना है, हमारे लिए याद करने लायक चीज़ कौन कौन सी है। गठन कब किया है, 1977 में हुआ है। वर्ष में 2 बार बैठक होती है, पहली बैठक 1978। देखो ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की जनजातीय सलाहकार परिषद की पहली बैठक कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1978 में हुई थी। इसके कितने सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री सहित 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री सहित 20 सदस्य होते हैं। अब एक बार हम अनुसूचित, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में चर्चा कर लेते हैं मोटा मोटी। देखो जब हम एक्टिव बढ़ते हैं ना, SC एक्ट, तो उसके तहत भी हमें इसकी संरचना के बारे में पता चलता है। लेकिन इसका वर्णन कहाँ कर दिया गया है, संविधान में, इसलिए हम संविधान के तहत पढ़ लेते हैं। 338 का के तहत इसका गठन होगा। का 1 के अंतर्गत आयोग का गठन होगा। इसमें ये बताया गया एक आयोग होगा, उसका गठन 338 का के 1 के अंतर्गत किया जाएगा। संरचना 338 का 2 के अंतर्गत होगी। और उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। 3 के अंतर्गत 5 के तहत इनके कर्तव्य होंगे। और ये अपनी 5 खा के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेंगे, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। और संरचना में क्या होगा, 1+1+3, टोटल कितने होंगे, 5 सदस्य होंगे। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है इनकी। आगे चलते हैं हम। अन्य जो प्रावधान हैं हमारे जनजाति, क्या, क्योंकि ये जो मुख्य रूप से जो हमारे राज्य हैं ना, 371 के तहत ये पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा है। ये जनजातियों से जुड़े हुए प्रावधान हैं। और ये हमारे राज्य में हम नॉर्मल पॉलिटी जो पढ़ते हैं उसमें भी हमें पढ़ना पड़ते हैं। तो इसको क्या है, का कहा लिखा है, तो ABC में भी लोग याद कर लेते हैं, ABCHIJ ऐसे याद कर लेते हैं। तो नागालैंड के लिए का याद करना है, खा करना है हमें। असम के लिए गा करना है, सी करना है। हमारा मणिपुर के लिए ये पॉलिटी में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद कर लीजिए। और H हाइट पे क्या है हमारा, अरुणाचल प्रदेश। तो H पे ऐसे अरुणाचल प्रदेश हमें याद कर लेना है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, पॉलिटी में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जनजातियों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आप अगर अच्छे से करें तो ये हमारा, ये संबंधित किससे है, देखो इंग्लिश में ये चीज़ें कैसे इंग्लिश में याद की जाती हैं। B हमारा असम से संबंधित है, A हमारा नागालैंड से संबंधित है 371 के अंतर्गत। ठीक है, 370 मत समाये ना, 370 हमारा जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हुआ था। उसका 371 जो मुख्य रूप से जो नए राज्य बनाए गए थे, उनको विशिष्ट दर्जे प्राप्त हुए थे, उन राज्यों से संबंधित आता है। तो कई बार चर्चा में भी देखने को मिलता है, क्योंकि अभी लद्दाख का ही मुद्दा इसी के तहत उठा था ये। उसके बाद सी के अंतर्गत आता है हमारा मणिपुर। ठीक है, सी के बाद में एफ के अंतर्गत आता है हमारा, एफ के अंतर्गत आता है सिक्किम, फाइनेंस माने सिक्किम आ गया ये। फिर उसके बाद जी, जी के अंतर्गत आता है मिजोरम। फिर एच के अंतर्गत आता है अरुणाचल प्रदेश। हाइट पे है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के लिए हमारा एच आ जाएगा। जी के लिए मिजोरम, फाइनेंस पैसे, सिक्किम जाने के लिए पैसा लगेगा तो सिक्किम हो जाएगा। और सी के अंतर्गत आ जाता है मणिपुर, बी के अंतर्गत असम। ए फॉर असम होता है, लेकिन ए फॉर असम नहीं आएगा, बी आएगा। ऐसे हमें याद कर लेना है। कई लोगों की एक्रोनिम्स होती हैं, तो आप अपने हिसाब से उनको ड्राइव कर लेना। उसके साथ ही इसमें कुछ बताया गया है, मैंने आपको पहले बोला था, जो हमारा अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार होंगे।
लेकिन हमारा जो आर्टिकल 16 है, अनुच्छेद जो 16 है, वो नियोजन की बात है। सेवा में इनको कैसे भागीदारी होगी, कितना आरक्षण प्रदान किया जाएगा, तो यह सब उसी के अनुसार प्रदान होता है। और जो मुख्य रूप से हमारा जो ड्राइव कहाँ से होता है, जो केंद्र द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं कि ओबीसी के 27% होगा, उसके बाद में हमारा 15% किसको दिया जाएगा, एस सी समुदाय को, और 7% किसको दिया जाएगा, एस टी समुदाय को। तो उसी प्रकार हिसाब से ये उसके जनजातियों से जुड़ी उप योजनाएं पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी हमारी, उसका टाइमिंग क्या था, 1974 से लेकर 1979 तक के लिए बनाई गई थी, लेकिन मोरारजी भाई देसाई ने इसको 1980 में खत्म। ये वही था हमारे यहाँ पे इमरजेंसी के समय, आपातकाल का समय, उस समय पे इनके लिए उप योजना लेके आए गए थे। तो इन उप योजनाओं का विकास किसने किया, डॉक्टर श्याम शरण दुबे जी द्वारा। इनका जनजातियों के लिए बड़ी अहम योगदान रहा है। क्या है कि उनके जो क्षेत्र हैं उनका विकास करना, जैसे अशिक्षा, ऋण और ऋणग्रस्तता आदि इनका शोषण होता है, तो उनके लिए उद्धार के लिए कुछ योजना लेके आए गए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या थे, सभी को शोषण समाप्त करना, सामाजिक आर्थिक स्थिति का विकास करना, लोगों में आंतरिक शक्ति का निर्माण करना और संगठनात्मक योग्यता का विकसित करना। ये सब इसके मुख्य उद्देश्य हुआ करते थे उस समय पे। ठीक, तो कब आई थी उपयोजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। क्यों आई थी, इनके उद्धार के लिए। आगे चलते हैं हम, तो जो परीक्षाओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं में हमें देखने को मिलते हैं, उसकी चर्चा करेंगे इसमें हम, और उसके बाद में फिर हम इस क्लास को बाइंड अप कर देंगे। मैं इसकी एमसीक्यू की एक अगली क्लास लेके आऊँगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा। जो हमने जो सब कुछ पढ़ा है ना, उस एमसीक्यू क्लास में ही दिया रहेगा। ठीक है, अब हमसे देखते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ प्रावधान। 342 के तहत अनुसूचित जनजाति का क्या है, वर्णन मिलता है। हम सब कुछ पीछे चुके हैं, बस इसको क्या करना है, हमें थोड़ा सा रिवीजन टाइप का वाइंड अप करना है। जैसे, और अनुसूचित जनजाति परिभाषा किसमें मिलती है, 366 25 के अंतर्गत मिलती है। जब इनसे इनसे जुड़ी कोई विशेष क्षेत्र को या योजना को कोई लागू करना होता है, तो वो किसके तहत किया जाता है, 342 के तहत। मैंने आपको बताया था। उसके बाद में बताया गया अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हो रही है, 19 फरवरी 2004 को। जो मैंने पीछे पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन है। इसके अलावा मैं ऑब्जेक्टिव की भी एक सीरीज लेके आऊँगा जस्ट इसी क्लास के बाद में, तो उसमें ये फिर से हमारे रिवीजन हो जाएगा उनका। तो उसके बाद में क्या है, अनुसूचित आयोग की मध्य प्रदेश में कब हो रही है स्थापना, 29 जून 1995 में। पेशा एक्ट किससे जुड़ा हुआ था, दिलीप सिंह भूरिया की समिति की सिफारिश पर हमारे यहाँ पे जोड़ा गया था, लेकिन वहाँ पे कुछ गलत लिखा था, तो उसको आप सुधार लीजिएगा। उसके बाद में 275(1) के तहत इन क्षेत्रों में रोजगार व कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्र द्वारा क्या दिया जाएगा, अनुदान का प्रावधान किया गया है। साथ में अगला वो है हमारा कि जो डेवर आयोग था, डेवर आयोग की सिफारिश पर आदिम जनजाति समूह, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पीबीटीजीज बोलते हैं, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स, जो कितनी है हमारे यहाँ पे 75 हैं पूरे देश में। सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, और हमारे यहाँ पे 3 पाए जाते हैं। कौन से, शहरिया, बेगा और भारिया। बेगा, भारिया। इनके लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, आहार अनुदान योजना। कौन सी, आधार अनुदान योजना। कब चलाई गई थी, 2017 में प्रारंभ की गई। कितने पैसे दिए जाते हैं, वर्तमान में इसमें 1500 रुपये इनके पोषण के लिए प्रदान किए जाते हैं। आप सबको ये याद होना चाहिए। अगला है, अन्य राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात अनुसूची 5 में की गई है। उसके बाद में एटीएम मशीन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए जो बात की गई है वो किस में की गई है, अनुसूची 6 के अंतर्गत की गई है। मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। 342 के तहत अनुसूचित जनजाति शब्द संविधान में क्या किया गया, जोड़ा, जो अभी मैंने आपको बताया था किसके तहत जोड़ा गया। उसके बाद में एक फेमस ऑपरेशन गोरिल्ला प्रारंभ हुआ था। क्यों प्रारंभ हुआ था, कोरकू और गोंड जनजाति की सहायता से हम जो सरकारी भवन थे मध्य प्रदेश के, उनके आसपास फलदार वृक्षों का रोपण कर रहे थे। तो ऑपरेशन गोरिल्ला किससे संबंधित है, यह कोरकू एवं गोंड जनजातियों के सामूहिक आंदोलन से संबंधित है, जिसमें हमने सरकारी दफ्तरों के आसपास फलदार वृक्ष का रोपण किया था। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये चीज़ें, क्योंकि पेपर में सीधे से पूछ ली जाती हैं और उस समय हम अपने बालों को खुजाते रह जाते हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था कब कहाँ की गई है, अनुसूची 5 के तहत की गई है। कब की गई, 1977 में की गई। उसके बाद में इसकी पहली बैठक कब हुई मध्य प्रदेश में, 1978 में हुई थी। साल में कितनी बैठकें होती हैं, 2 बैठकें होती हैं। ठीक है, ये इसके मुख्य वो हो गए। आगे चलते हैं, जनजाति आयोग की स्थापना की गई किसके तहत की जाती है, अनुच्छेद 338 का के तहत। पेशा अधिनियम के तहत विकास खंड कितने हैं, 89 है। टोटल जनजाति ग्राम कितने हैं, 511 हैं।
लोकसभा में सीटें कितनी है? 6 हैं। और विधानसभा में सीटें कितनी हैं? देखो ये थोड़ा सा वो कर दिया, मध्य प्रदेश में जो है लोकसभा में सभी राज्यों से अनुसूचित जाति की सीटें कितनी है? 47, जबकि हमारे विधानसभा में इतनी इनके लिए सीटें आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में कितनी है? 6 हैं। ये बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए, फिर से बता देता हूँ। टोटल सभी जो राज्य हैं, 10 राज्य, वहाँ से अनुसूचित जो सभी राज्य हैं हमारे, 10 नहीं सभी राज्यों से कितनी सीटें जाती हैं? टोटल 47 सीटें जाती हैं, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश 6 सीटें जाती हैं लोकसभा में। किसके लिए? एसटी समुदाय से। उसके बाद जैसे कि हमारे यहाँ पे लोकसभा की जो सीटें हैं उनमें से ये जाती हैं। हमारे पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29, उसमें से 6 सीटें ये जाती हैं और टोटल सभी से मिलाकर 47 जाएंगी। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 को संशोधित कर कब लागू किया गया? 2021 में लागू किया गया। और वही फिर से आ गया कि हमारे यहाँ पर वन अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1 जनवरी 2008 में लागू किया गया। अभी हाल में कुछ चीज़ें हुई हैं जो मैंने आपको बताया कि जो समुदाय जनजाति समुदाय से जुड़े हुए कुछ सम्मेलन हुए हैं और एक क्वेश्चन सीधे के सीधे पूछ लिए जाते हैं और हम क्या हमें पता नहीं होता है, तो हमें इसको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। तो क्या है इसको याद करने में हमें? तो आइए चलो देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि राज्य स्तरीय पेशा महासम्मेलन कब हो रहा था हमारा? राज्य स्तरीय पेशा सम्मेलन हो रहा था 4 जून 2025 में। कहाँ हो रहा था? उमरिया के पाली में। उमरिया के पाली में। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए बेगा सम्मेलन का हो रहा है, तो जो बेगा जनजाति यहाँ पाई जाती होगी, बेगा जनजाति कहाँ पाई जाती है? डंडोली, बाड़ाघाट और मंडला वाले क्षेत्र में। तो कहाँ हुआ है? डंडोली के बजाग में। कहाँ पर हुआ है? डंडोली के बजाग में। कब हुआ है? 7 जून को। ठीक उसके 2 दिन बाद में शहडोल के व्योहारी में, शहडोल के व्योहारी में कोल महासम्मेलन, क्योंकि उसी जगह पे कोल जनजाति पाई जाती है। और शहरी सम्मेलन कहाँ हुआ? जहाँ शहरी जनजाति पाई जाती है, सीपरी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, मुख्य रूप से श्योपुर और जो श्योपुर और शिवपुरी वाला जो क्षेत्र, वहाँ पर इसकी संकेंद्रण अधिक मात्रा में देखा जाता है। इनको खूटिया पटेल बोला जाता है। ये जड़ी बूटी के अच्छे ज्ञाता होते हैं, लेकिन इनमें बीमारियां भी अधिक मात्रा में देखी जाती हैं क्योंकि इनका पोषण नहीं है। हमारे श्योपुर को भारत का इथोपिया भी बोला जाता है, रीजन कुपोषण की मात्रा के कारण। तो शहरीय सम्मेलन कब हुआ? 18 जून, 9 दिन बाद में, सीपरी के कोलारस में। ओके दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्टिव हैं उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। वो केवल उन्हीं ऑब्जेक्टिव से ही जुड़ी हुई होगी। उसमें भी हम ये सब चीज़ें एक रिवीजन क्लास के रूप में हो जाती है, वो अभी हम करेंगे तो बहुत बोरियत होने लगती है। इसलिए इंटरेस्टिंग बना रहा है हमारा ये सब्जेक्ट हमारे लिए, क्योंकि कई लोगों को पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और ध्यान रखिए, मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मुझे रिव्यू दें, और कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही हो आपको तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।